Hello student, how are you? This is Manuska Shukla and I welcome to you all in my YouTube channel. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था कि हम पार्ट सेकंड जो है हमारी सेकंड बुक है क्लास 12th की, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो आज वक्त आ गया उसी को देखने का। तो ये है हमारी पार्ट सेकंड का जो पहला चैप्टर है। कह सकते हैं अगर टोटल मिला के देखें तो ये 7 नंबर का चैप्टर है, लेकिन पार्ट सेकंड का ये फर्स्ट है। तो उसमें है हमारा इंटीग्रल। तो इंटीग्रल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लग रहे हैं आफ्टर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो मुझे जो लग रहा है मैंने वो यहाँ पे लिख दिए। तो पहला है यहाँ पे इवेल्युएट इंटीग्रेशन 3ax अपॉन में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। तो इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ये जो वैल्यू है इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। इंटीग्रेशन में इट में भी क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको कोई दूसरा भी क्वेश्चन दे सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है वहां पे। अभी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट इस टाइप का है, इसको आप एक तरीके से समझिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। लेकिन सेकंड देखिए, सेकंड है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? हम लोग डेरिवेटिव जानते हैं, डिफरेंशिएट करना समझते हैं हम लोग। तो उसी का जो अपोजिट टर्म होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कि जो इंटीग्रेशन होता है वो उल्टा होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन उल्टा होता है किसका? इंटीग्रेशन का। तो जब एंटी डेरिवेटिव पूछा है दैट मीन्स हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसका फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने इन सबको सॉल्व करा रखा है अपनी प्लेलिस्ट में जो हमारी चल रही है इंटीग्रेशन की, उस पर। अब थर्ड जो है वो है डिटरमाइन एंटी डेरिवेटिव। इसमें भी वही करना है, एंटी डेरिवेटिव किसका? फंक्शन कोई गिवन है हमारे पास 4x³ - 6। इसी को अगर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा एंटी डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। तो और f ऑफ 0 = 4, f ऑफ 0 की जो वैल्यू गिवन है वो 4 है। तो उससे हम जो भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद जो भी कांस्टेंट लाते हैं तो वहां से हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है। अभी चौथा क्या कहता है? चौथा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो स्टार्टिंग में सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक को हटा के उसकी जगह पे दूसरे को रखते हैं हम। जैसे एक्स स्क्वायर को मान लिया समथिंग t है, तो 2x dx = dt करते थे इस तरीके से। तो ये इस वाले इक्वेशन में जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी हमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। अभी पांचवा जो है फाइंड dx अपॉन में x + 1 x + 2 यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का आंशिक भिन्न का यूज करके हमें इसे क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप में माइनस करके दे, या फिर यहाँ 1 2 की जगह पे 3 4 कुछ भी करके दे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आना बनता है। अभी 6 नंबर है इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। ये भी आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x + 6, ये भी आ सकता है। ये तो पूरा आपका फॉर्मूले पे बेस्ड है। अंडर रूट में x² + a² करके जो हम लोग पढ़ते हैं, अंडर रूट में x² - a² करके जो पढ़ते हैं उस पे बेस्ड है। ये है इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x। ये बेस्ड है हमारा किस पे? ये तो है हमारा बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन हमारा। तो इंटीग्रल में आपके कितने पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं? एक तो इस टाइप का आएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे आप इंपॉर्टेंट टिक करिए। और आएगा एक जो अंडर रूट a(x² - a²) या फिर प्लस a², इस तरीके से इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। और पार्शियल फ्रैक्शन पे भी एक बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन तो इजीली आप कर ही ले जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपके सामने आएगा तो ये थे इंपॉर्टेंट हमारे इंटीग्रल चैप्टर से। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास वो है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन जो है इंटीग्रल का उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स। हमें एरिया को फाइंड आउट करना है जो कि इलिप्स से क्या है? कवर्ड है। तो इलिप्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? x² अपॉन में a² + y² अपॉन b² = 1। तो यहाँ से हम किसी भी एक, चाहे तो x की वैल्यू को चाहे y की वैल्यू को, किसी एक को हम लेंगे और उसी हिसाब से जैसे y की वैल्यू निकाले तो x के पूरे टर्म को उधर डाल के फिर b² को उधर डाल के y की वैल्यू को हम लेंगे। y की वैल्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे उस पर। तो हमें एक क्वाड्रेंट का समझ लेते हैं, इस वाले का पॉजिटिव साइड का पहले वाले का हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चारों का मिल जाएगा। तो पूरे एरिया का पूरा एरिया जो होगा जो इलिप्स से क्या होगा? इनक्लोज होगा, उसका एरिया में मिल जाएगा। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। हमें एरिया जो गिवन होगा जो कि बाउंडेड होगा किससे? y² = 9x, x = 2 और x = 4।
इन तीनों चीजों से जो एरिया बाउंडेड होगा उसका हमें क्या जो रीजन होगा उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी एरिया की बात आ गई। सिंपल से क्वेश्चन है सारे के सारे, बस आपको रीजन फाइंड आउट करना आना चाहिए कि रीजन हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। x इज इक्वल टू 2, अगर ये x है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 के बीच में इतना पार्ट आएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये पैराबोला बनाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे इनक्लोज एरिया को। फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसमें हम 0 से पाई तक जाएंगे, और जो एरिया इनक्लोज होगा उसका क्या करेंगे, उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे जो भी इनक्लोज होगा उस कर्व में। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इन दोनों पैराबोला से जो भी एरिया, अगर मान लेते हैं एक जो है इस तरीके से जा रहा है, दूसरा इस तरीके से जा रहा है, तो अगर ये बाउंडेड होगा तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इनक्लोज होगा इन दोनों से। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। अब चैप्टर 9 है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से किस टाइप के और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं। तो पहला है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, अगर मैं आपको सीधे सीधे यहीं पे समझाऊं तो ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, अगर हम जितनी बार करें, जैसे पहली बार डिफरेंशिएट किया तो वाई डैश होगा, दूसरी बार किया तो वाई डबल डैश, तीसरी बार किया तो वाई ट्रिपल डैश। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा वही हमारा ऑर्डर कहलाएगा। और ये चीज नहीं देखनी आपको कि हाईएस्ट जो पावर होगी वो डिग्री होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। हाईएस्ट पावर डिग्री हमारी नहीं होगी, डिग्री वही होगी जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उसी का पावर हमारी डिग्री होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर हमारा जो होगा वो क्या है, जितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा हमारा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर यहाँ पे 3 होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको हाईएस्ट पावर भी देखना, हाईएस्ट पावर नहीं देखना, उसी का जो ऑर्डर होगा उसी की जो पावर होगी वो डिग्री बन जाएगी, तो डिग्री यहाँ की 2 हो जाएगी, ऑर्डर यहाँ का 3, इस तरीके से। अब वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इसमें इसकी वैल्यू रखने पे ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप क्या करिए, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें x का फंक्शन है तो इट इज ऑब्वियस कि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए 2 टाइम्स, और उसके बाद इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू रखिए और y की भी वैल्यू रखिए। अगर 0 हो जाता है तो सेटिस्फाई करेगा और ये इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड प्रॉब्लम। तो ये वाला तो पक्का इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आपके 2 नंबर में आए, बहरहाल ये 4 नंबर में आपके आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आना पक्का है आपके एग्जाम में। अब इसमें क्या है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई भी फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, यहाँ पे ऐसे फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू sin x प्लस b, हो सकता है cos x प्लस b करके दे। तो आपके पास इस तरीके से कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, जिससे आपको फॉर्म क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लाइन का इक्वेशन अगर एक तरीके से देखें स्लोप का जो होता है y इज इक्वल्स टू mx, m हमारा यहाँ पे स्लोप होता है, तो y इज इक्वल्स टू mx होता है। तो अगर हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना हुआ तो यहाँ से m की वैल्यू को हम y बाई एक्स लिख सकते हैं इजीली, और उसके बाद dy बाई डी करेंगे तो यहाँ से dy बाई डी x जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि dx अपॉन dx करेंगे तो वैल्यू 1 देगा, तो dy बाई डी करेंगे तो m बचेगा सिर्फ वहाँ पे। और m की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखाती, देखिए डिफरेंशिएट किया तो ये dy बाई डी हो गया, और ये m dx अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो m को रहने देते हैं लिखने के लिए। यहाँ से अगर m की देखें तो ये y बाई एक्स हो जाएगा m की वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसको y बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा, अगर इसको इधर लेके चले तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली का ऑफ कर्व का हो जाएगा। अब ये है हमारे पास फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ये हमारा कैसे सॉल्व होगा, ये होगा सेपरेशन मेथड से। सेपरेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये है dy बाई डी के फॉर्म में, y और x के फॉर्म में, यहाँ पे भी है हमारा y और x के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से y वाले को y वाले के साथ लेके आएंगे, x वाले को x वाले के साथ में लेके जाएंगे, और जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन उसका वहीं पे आ जाएगा।
तो ये थे हमारे सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए चैप्टर 10 है हमारा वेक्टर। वेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो भी है इंपॉर्टेंट वो बस ये 3 4 5 है, मैं आपको बता दूं। इसी पे बेस्ड आएंगे, हो सकता है इनकी वैल्यूज जो हो वो चेंज करके दे, यहाँ पे जो पॉइंट्स हो वो चेंज करके दे, लेकिन क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे। तो फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ए और बी, तो इनके सम से तो मान लेते कोई सी है जो ए प्लस बी होगा हमारा, इस तरीके से। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, सी का सी लेंगे और उसका मॉड लेंगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इस तरीके से इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो पहले इनका सम कर देना है, उसके बाद सम करने के बाद इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और उनका जो डिवीजन करेंगे वो हमारा क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। इस पे बेस्ड जाएगा। और फाइंड वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। तो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले पॉइंट का हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो ज्वाइन करने वाला पॉइंट अगर हम पी क्यू मान लेते हैं, इस तरीके से है, यहाँ पे है पी, यहाँ पे क्यू, उनके पॉइंट्स है। तो जो बीच का जो डिस्टेंस निकलता है वो हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, इस तरीके से करके निकालते हैं। तो उसी पे बेस्ड ये भी है, वैसे निकालेंगे। बस इसमें अगर यूनिट वेक्टर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, नहीं तो और कुछ नहीं करना। सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर इतना, इसको शायद मैंने पूरा नहीं लिखा है वाला क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे लिखना क्या था, यहाँ पे था कि दे फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें क्या कर देना, तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगे। अब उसके बाद फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इतना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। फिर 1/1 जितने भी पॉइंट्स गिवन होंगे, 1 बाई कॉस अल्फा होता है ना, 1 अपॉन अल्फा करके, इस तरीके से। तो मतलब उसमें जो भी वैल्यूज अगर आप चेंज करते हैं, अल्फा की जगह पे कुछ और रख लेते हैं, एक्स रखते हैं, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड। या फिर जो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा पहले का अगर देखें तो 1/√3, कॉस बीटा भी 1/√3, कॉस गामा भी 1/√3, ऐसे करके यहाँ पे इसको सोल्यूशन हम करते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा वेक्टर, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, इससे ज्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे ज्यादा, तो नोट डाउन करिए इसको भी। तो अब 11 नंबर का चैप्टर हमारे पास 3D ज्योमेट्री। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर एग्जाम में। तो है कि फाइंड डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इतना इतना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। पी क्यू अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, या फिर आर एस कुछ भी मान लेते हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो उन सब की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन में पी क्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड हमें पी क्यू का मिलेगा वो, और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है कि अगर वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, या फिर एक ही लाइन पे एक ही सरफेस पे अगर वो लाई कर रहे हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होगा बीच का वो 0 हो जाएगा। कब, जब वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो वही चीज पे भी फाइंड आउट करनी है, उसके बीच का डिस्टेंस आप देख लीजिए, अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन इफ अ लाइन मेक्स एंगल इतना इतना। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सीधे से जो वैल्यूज गिवन है, ये अगर कोई लाइन एंगल बनाती है किसके साथ में, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में 90, 135, 40 डिग्री बनाती है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यहाँ पे आपको cos 90 कर देना है, cos 135, cos 45, जो आएंगे वही तीनों उसके LMN की वैल्यू हो जाएगी। फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। अगर आपको इस तरीके से पेयर ऑफ लाइन गिवन है, तो इट में बी क्वाइट पॉसिबल कि आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन, उनके बीच का डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, और उनके बीच का एंगल भी। एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और दूसरे रूट में करते हैं a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये एंगल के लिए होता है, और ऐसे डिस्टेंस के लिए होता है b1 इंटू b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 इंटू b2। तो ये दोनों की दोनों क्या है, कंपल्सरी आपको करके जानी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का आ सकता है। एंगल वाला तो मुझे लग रहा है कि आ ही सकता है आपके एग्जाम में। और लास्ट जो है वो है सो दैट लाइन इतना इतना, और ये वाला पोर्शन, ये इतना, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये सारे के सारे भी आपके क्या है, फॉर्मूले पे ही बेस्ड है।
तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कर ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही, और ये सारे के सारे थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में हो सकता है कि वो अलग से भी कोई क्वेश्चन दे दे, किसी दूसरी बुक से दे दे, या कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इतनी टफ तो है नहीं, ना ही प्रोबेबिलिटी है, ना ही लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना रहता है, वो उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने की, सिर्फ और सिर्फ उस पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना रहेगा। और प्रोबेबिलिटी सिंपल ऑल्सो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स आपके फरवरी में ही होने वाले हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।